वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन एक्सप्रेस के करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग आज के पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम हेडलाइन को देखें तो यहाँ पे सीए के बारे में कुछ गवर्नमेंट जो है अनाउंसमेंट लोकसभा में रूल बना रही है, जिसका अनाउंसमेंट लोकसभा में रिसेंटली होने वाला है। यहाँ पे राम टेम्पल के बारे में कुछ दिया गया है और इसी तरीके से हम अगर आगे बढ़ें तो हमारा अगर इंडियन एक्सप्रेस में देखें तो इंडियन एक्सप्रेस में 3-4 पेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सब हम फ्रंट पेज पे एक बार देख लेंगे कि फ्रंट पेज में कौन सा न्यूज़ है। तो जो मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, उसको फ्रंट पेज पे हम थोड़ा थोड़ा दिया रहेगा, उसको हम एक बार स्कैन कर लेंगे। मेनली हम लोग एडिटोरियल, अपोजिट एडिटोरियल और एक्सप्लेन्ड पेज, जैसे हिंदू में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट एक नया लॉन्च करा है, नया लॉन्च इन द सेंस कि पिछले कुछ सालों में, पुराने टाइम में वो नहीं हुआ करता था। तो एक्सप्लेन्ड जो है इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही की फीचर है, तो हम लोग उसको देखेंगे। और वर्ल्ड न्यूज़, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर इंडिया जो एक ग्रोइंग पावर है, तो हमको वर्ल्ड अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए वर्ल्ड न्यूज़। तो ये 4 पेज जो है हमको ज़्यादा फोकस करना है। इकॉनमी का भी करना है, पर इकॉनमी के लिए और दूसरा चीज़ सब अच्छा सोर्स है, तो हम लोग एक बार देखते हैं। अगर हम डायरेक्टली अगर हम एडिटोरियल पे चले तो एडिटोरियल पे ये आर्टिकल अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। ऑल तो अगर देखा जाए तो ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ही है इसमें, बट सब्सटैंटिव क्रिटिसिज्म है, वीमेन फैंसी वाला क्रिटिसिज्म नहीं है कि हम जिस क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। बहुत ही सब्सटैंशिएटेड है और इसमें अगर देखा जाए तो कुछ जो कंटेंट है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि द हिंदू न्यूज़ में एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था कि इलीगल इमिग्रेंट, जैसे जब भी यूएस में इलीगल इमिग्रेंट की बात अगर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि या तो वो मिडिल ईस्ट से लोग होंगे या सेंट्रल अमेरिका या साउथ अमेरिका के लोग होंगे। लेकिन अभी रिसेंटली 96,000 इलीगल इमिग्रेंट जो है यूएसए में भारत के जा रहे थे, जो कि एक सीरियस इशू है और ये 2023 का ही डेटा है। अभी अगर पुराना डेटा अगर देखें 2021-22 में तो वो नंबर बहुत कम था। अगर 19-20 में देखिए तो वो 19,000 के करीब था। 21-22 में वो 63,000 हो गया और अभी 96,000, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है। और इसमें ये कोट करे हैं कि गवर्नमेंट जो है गुजरात मॉडल का बहुत जिक्र करती है, फिर भी इसके बावजूद जो है अलग अलग कैटेगरी में गरीब लोग जो है अपने लाइफ बेहतर करने के लिए, या जो मिडिल क्लास है वो अच्छा लाइफस्टाइल के लिए, और जो अपर क्लास है जिसको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल भी कहा जाता है, HNI, वो लोग भी इस माइग्रेट कर रहे हैं और ये एक कंसर्न है। वैसे डायस्पोरा का बहुत बड़ा एडवांटेज भी होता है और इस हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो ब्रेन बैंक के बारे में बोले थे कि डायस्पोरा हमारे लिए ब्रेन बैंक है, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी डायस्पोरा के इम्पोर्टेंस को बहुत एम्फेसाइज करे हैं। लेकिन इकोनॉमिक सेंस में इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सेंस में हमारा जो डायस्पोरा का बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है और हमको $125 बिलियन, जो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, $125 बिलियन हमको रेमिटेंसेज में आ रहा है, लास्ट ईयर आया है। लेकिन जो ब्रेन इनफ्लो कहते हैं, यानी टैलेंट का इनफ्लो, वो अभी नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए नेट लॉस है। ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है, ब्रेन गेन नहीं हो रहा है। तो इस आर्टिकल का पूरा यही है। इसमें ये आर्टिकल हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑल्दो अगर हम थोड़ा अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है इसमें बस अपोजिशन के इम्पोर्टेंस को थोड़ा सा एम्फेसाइज करा है, मोस्टली पॉलिटिकल पार्ट है, उसको हम स्किप कर सकते हैं विदाउट मिसिंग एनीथिंग। और अगर हम इसका देखें, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें GST कलेक्शन के बारे में कहा गया है और GST कलेक्शन जो है वो एवरेज
कलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेशन जो गवर्नमेंट का बजट में था उससे ज़्यादा हुआ है। वैसे उसका अगर ब्रेकअप देखा जाए तो ब्रेकअप में थोड़ा अंतर हुआ है, जैसे कि इन डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो है वो एक्सपेक्टेशन से लोअर था, और इस कारण से कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें कमी है। लेकिन जीएसटी कलेक्शन जो है ओवरऑल बढ़िया हुआ है, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा ही हुआ है, तो ये अच्छा है। और गवर्नमेंट ये आर्टिकल बस सजेस्ट कर रहा है कि जो बजट का एस्टिमेट था ग्रोथ रेट का वो था 10.5 का, लेकिन एक्चुअल हमको रियलाइज हुआ है 8.6 का। तो जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था, अगर वो ग्रोथ रेट अगर मीट करता है तो फिस्कल डेफिसिट जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था उसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर वगैरह भी डिसाइड किया गया था। तो एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली कर्टेल नहीं होता है, तो अगर इनकम जनरेशन कम होगा तो हमारा फिस्कल डेफिसिट हो सकता है वो ओवरशूट करे। ऑल्दो अभी ये प्रिडिक्शन है, जब जो ये क्वार्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद भी देखा जाएगा। लेकिन इस क्वार्टर में चूंकि अब इलेक्शन आने वाला है और बहुत सारा चीज़ है, तो बहुत नया इन्वेस्टमेंट वगैरह आने का बहुत कम चांस है, तो थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट का कंसर्न है, लेकिन टैक्स कलेक्शन अच्छा हुआ, यही ये आर्टिकल हमको बता रहा है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये आर्टिकल नॉर्वे में एक रिसर्च चल रहा है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जहाँ पे क्या करा गया है कि जो लोग बहुत अच्छे फिट और हेल्दी हैं, जो एक्सरसाइज बहुत रेगुलरली करते हैं, उनके प्लाज्मा को लेके, और जो लोग अल्जाइमर के पेशेंट हैं या जो लोग बूढ़े लोग हैं या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको दिया जा रहा है। और अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल होता है तो इसमें एज, डिसेबिलिटी और डिजीज़ के कारण जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं उनको इसका एडवांटेज मिलेगा। और इससे एक और जो एक पॉपुलरली कहा जाता है नो पेन नो गेन, वो चीज़ थोड़ा सा उसको ये नलीफाई कर देगा, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह करने में थोड़ा सा मेहनत और दर्द होता ही है। लेकिन ये साथ में ये आर्टिकल ये भी कह रहा है कि एक्सरसाइज और रेगुलर इसका बेनिफिट सिर्फ फिजिकल नहीं है, बल्कि इसमें एक कम्युनिटी फीलिंग भी आता है। और अगर जो जैसे वॉकर्स क्लब होता है या लोग जो है मॉर्निंग में टहलते हैं तो उनका एक ग्रुपिंग होता है सब कुछ, तो एक वो जो एडिशनल बेनिफिट फिजिकल के अलावा जो अदर बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट भी होगा। और इस कारण से इवन दो ये अगर एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल भी होता है, और अगर प्लाज्मा ट्रांसफ़र से या उसी को अगर कोई मेडिसिन के फॉर्म में, पिल के फॉर्म में अगर दिया जाए, उससे अगर हमारा फिटनेस अगर इम्प्रूव भी होता है, उसके बावजूद जो रेगुलर वर्कआउट करते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनके जो ओवरऑल बेनिफिट है उसको नलीफाई नहीं किया जा सकता है। और यही चीज़ ये आर्टिकल बता रहा है। ये भी है, इसको भी पढ़ सकते हैं, बट हमको जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आर्टिकल कहा जाए तो हमारा ये आर्टिकल है, और ये GS2 में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप ज़रूर देख लें, और ये आर्टिकल आपको बहुत हेल्प कर सकता है GS2 में। इसमें अगर इसका मेजर प्रीमाइस देखा जाए तो वाई वेस्ट इंड्योर्स, इसमें ये आर्ग्यूमेंट यही किया गया है कि अभी के समय अगर देखा जाए तो खासकर जो लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में हैं, जैसे एशिया और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये सब पार्ट के लोग हैं, ये लोग यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत प्रिडिक्ट करते हैं कि वेस्टर्न जो हेजेमनी है या वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब क्रम्बल कर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन इसको सी राजा मोहन जो है इसको निगेट करे हैं, डिफेंड करे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके लिए इनका बहुत अच्छा वैलिड आर्ग्यूमेंट सभी है इसमें। जैसे जो लोग ये सजेस्ट करते हैं कि वेस्टर्न ऑर्डर अब क्रम्बल कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसका 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं कि गाज़ा में जो वॉर हो रहा, यूक्रेन में रसिया में जो वॉर हो रहा है, स्टेलमेट है, उसमें कोई न हार रहा है ना कोई जीत रहा है। उसी तरीके से जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसमें भी कोई क्लियर कट जो है वो दिख नहीं रहा है कुछ। चाइना जो है एशिया में जो है बहुत असर्टिव है। तो ये सारा चीज़ को एग्जाम्पल कोट करके
और डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या करे थे, प्रोटेक्शनिज्म अपनाए थे। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, उनका क्लियर कहना था कि अमेरिका को इंटरनेशनल पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम प्रोटेक्शन देंगे उससे हम पैसा लेंगे, बिना पैसा कंट्रीब्यूशन के हमको पुलिस बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इलेक्शन वहाँ पे जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन यूएसए में हुआ है और अभी जो माहौल देखा जा रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएंगे, ऑल्दो अभी इलेक्शन बहुत दूर है। तो उन सारे चीज़ों को लेके लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न जो हेजेमनी है वो अब ख़त्म होने वाला है और उनका डोमिनेंस जो है अब वो ख़त्म होने वाला है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये चीज़ सी राजा मोहन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, क्योंकि वो इसके अगेंस्ट में ये आर्गूमेंट देते हैं, बहुत सारा आर्गूमेंट देते हैं। जैसे पहला एक आर्गूमेंट कि इंडिया का रिलेशन जो अभी रिसेंट पास्ट में आज़ादी के बाद से लेके अब तक में सबसे अच्छा रिलेशन वेस्ट यानी यूएस के साथ हमारा सबसे अच्छा रिलेशन है। तो हम लोग ये चाह भी नहीं रहे हैं कि हम लोग यूएसए का जो है यूएसए डोमिनेंस ख़त्म होके और चाइनीज़ डोमिनेंस शुरू हो जाए, तो हम लोग वो नहीं चाह रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे वेस्टर्न जो आइडिया ऑफ वेस्ट है, जो लिबरल डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म वगैरह है, उसको अपोज करने वाला जो भी आइडियोलॉजी था वो सस्टेन कभी नहीं कर पाया, चाहे वो पैन एशियनिज्म हो, पैन अरबिज्म हो, पैन इस्लामिज्म हो या थर्ड वर्ल्डिज्म हो, साउथ साउथ कोऑपरेशन अलग चीज़ होता है। थर्ड वर्ल्डिज्म का मतलब जो सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो हैं, जो गरीब देश हैं, उनका इंटरेस्ट एक जैसा है, वैसा नहीं है। इंडिया कभी नॉन अलाइन मूवमेंट के टाइम में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का लीडर हुआ करता था। अब इंडिया खुद थर्ड वर्ल्ड कंट्री कैटेगरी में नहीं रहना चाह रहा है, हम अब ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनना चाह रहे हैं, तो इस कारण से हम लोग उस ग्रुपिंग से एक तरह से दूर हो रहे हैं। और यहाँ पे ये आर्गुमेंट बहुत अच्छा पोज करे हैं कि जो कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस वगैरह था, कैपिटलिज्म का क्राइसिस अगर देखा जाए तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1929 में एक हुआ था, मेजर क्राइसिस हुआ था, 2008 से भी बड़ा क्राइसिस हुआ था, इनफैक्ट उसी का नतीजा था वर्ल्ड वॉर 2। तो वो हुआ था, नाजी जर्मनी जो था, इम्पेरियल जापान था, सोवियत यूनियन था, ये सारे लोग चैलेंज करे थे वेस्टर्न, लेकिन ये सब सस्टेन नहीं हो पाया। और अल्टीमेटली जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था या यूएस का लीड वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो सरवाइव करा। साथ में अगर देखा जाए दूसरा फैक्टर कि चाइना को जो लोग इतना ओवररेट कर रहे हैं, चाइना में अब जो है धीरे धीरे इकोनॉमिक स्लोडाउन आना शुरू हो गया है। चाइना में अभी रिसेंटली जो है हाउसिंग क्राइसिस हुआ, वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग घर बना दिया है कि 3 बिलियन से ज़्यादा लोग को उस घर में ठहराया जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा है, डेमोग्राफिक डिक्लाइन के कारण हो रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और यंग पॉपुलेशन कम होगा। तो उसके कारण से भी चाइना को जो बताया जा रहा था कि वो यूएसओ को रिप्लेस कर देगा, वो फिजिबल नहीं लग रहा है और नियर फ्यूचर में तो एकदम नहीं लग रहा है। दूसरा एक आर्गुमेंट लोग देते हैं कि चाइना और रसिया का जो अलायंस है वो वेस्टर्न प्राइमेसी को चैलेंज करके और उसको बीट कर देगा। चैलेंज तो ज़रूर लोग कर रहे हैं, क्योंकि जो रसिया जो है यूक्रेन से लड़ाई कर रहा है, यूक्रेन को नाटो और यूएस से सपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे वो चैलेंज कर रहा है। यहाँ पे चाइना बार बार ताइवान को इन्वेड करने की बात करता है, साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन को वो फॉलो करता है। तो चाइना भी इस चीज़ को कॉन्टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो चाइना रियलिस्टिक है और उसको पता है कि वो यूएसए को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर आप रिसेंट देखे होंगे, अगर एकदम लेटेस्ट अभी रिसेंटली शी जिनपिंग जो है वो जो बाइडेन से मिले थे, तो वो कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। वो चाहते हैं कि हमको एक डिग्निफाइड, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ मेंशन करा हुआ है कि वो चाहते हैं कि डिग्निफाइड कोएग्जिस्टेंस अगर हो यूएस लीड ऑर्डर में भी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर पुतिन के बारे में देखा जाए तो पुतिन चाह रहे हैं कि यूएस जो है यूरोपियन एक कॉम्पैक्ट बनाया जाए जिसमें मॉस्को का से हो, मॉस्को का ओपिनियन रखा, उसमें वैल्यू हो, और यूरोप के अफेयर में बिना मॉस्को के
इंटरवेंशन या बिना मॉस्को के विचार को नज़रअंदाज करके कोई डिसीजन नहीं लिया जाए। और पुतिन बस यही चाहते हैं। तो पुतिन ऐसा नहीं है कि वो यूएसए को बीट करके, और ये देखने की बात है तो यूएसए का इकॉनमी, रसिया का इकॉनमी $1 ट्रिलियन है, यूएसए का इकॉनमी $22 ट्रिलियन है। तो इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत डिफरेंस है। ऑल्दो मिलिटरली रसिया बहुत पावरफुल है, और ये बात थ्योरेटिकली कहा जा सकता है कि रसिया को यूएसए मिलिटरली बीट नहीं कर सकता है। इसके बावजूद रसिया को पता है कि वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो वो बस चाह रहा है कि यूरोप में रसिया के मर्जी के बिना कोई मेजर डिसीजन नहीं हो जिससे रसिया के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचे। इसका एक लॉजिक ये बहुत अच्छा दिए हैं। इसका लॉजिक ये दिए हैं कि रसिया में जैसे जो जितने स्लाविक पीपल हैं, जैसे सर्बिया और भी चेकोस्लोवाकिया में भी सर्बियन थे, और भी आसपास के जो रीजन में सर्बियन पॉपुलेशन है, वो लोग स्लाविक नेशनलिज्म को फॉलो करना चाहते थे। तो रसिया में वो चीज़ ग्रो किया था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, और अभी के समय में तो नहीं है। चाइनीज़ नेशनलिज्म जो नेशनलिज्म था वो भी था कि हम वेस्ट के से हट के, मतलब एंटी वेस्ट जो एक ये था, वो कभी सस्टेन हुआ नहीं। और डेंग जियाओपिंग जो है 1978-79 में जो है वो लिबरलाइजेशन वगैरह अडॉप्ट करे, और एक तरह से यूएसए के आइडियोलॉजिकली बस पॉलिटिकली वो कम्युनिस्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली वो यूएस के जो पैटर्न है उसको फॉलो करना शुरू करे। तो एंटी वेस्ट तो अभी के डेट में नहीं है। वो लोग बेसिकली एक नॉन वेस्टर्न अलायंस या नॉन वेस्टर्न एक वर्ल्ड ऑर्डर चाहते थे, लेकिन वो भी फिजिबल नहीं है। वो बस चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग यूएस लीड ऑर्डर है उसमें चाइना और उसका से कंसिडरेबल हो। और मिडिल ईस्ट का जहाँ तक कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में अगर 2-3 मेजर प्लेयर है अगर कहा जाए तो इजराइल हो गया, तेहरान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या अरब वर्ल्ड एक साथ कंसीडर कर लिया जाए, इजराइल और तेहरान। यहाँ पे देखा जाए तो ईरान हमेशा यूएसए ऑर्डर को चैलेंज करता है, लेकिन उसका इतना पावर नहीं है कि वो यूएस को रिप्लेस कर सके। साथ में अगर ईरान का जो प्रॉक्सी वगैरह है, हूथी है या फिर हिजबुल्ला वगैरह है लेबनान में, ये सब बस यूएस को चैलेंज भले ही कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ईरान भी चाह रहा है कि यूएस लीड वर्ल्ड ऑर्डर में उसको भी जगह मिले। जैसे 2015 का जो न्यूक्लियर डील हुआ था बराक ओबामा और उस समय जो तो उस 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें चाह रहे थे कि ईरान से जितना यूएस सैंक्शन हो वो हट जाए, और सैंक्शन के कारण ईरान का जो करेंसी है या ईरान का ट्रेड वगैरह बहुत हैम्पर होता है। ठीक है। ब्रिक्स के बारे में कहा जा रहा था कि ब्रिक्स जो है वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में हेल्प करेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि चाइना और इंडिया का जो कन्फ्लिक्ट है वो ब्रिक्स को या एससीओ जो भी नॉन वेस्टर्न अलायंस वगैरह है, वो अलायंस बोलना गलत होगा, ग्रुपिंग बोलना चाहिए। नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग जो भी है या इंस्टीट्यूशन जो भी है, वो इंस्टीट्यूशन अभी इंडिया और चाइना के जो झगड़ा है उस झगड़े में फंसा हुआ है, और उसके कारण से वो कोई भी चीज़ इनोवेटिव या नया कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर इकोनॉमी की बात करा जाए तो इकोनॉमिक सेंस में G7 जो है ये बात सही है। जैसे जो लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि यूएस वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो क्रम्बल होने वाला है, तो ये बात सही है। G7 में जो डेवलप्ड कंट्री है उनका शेयर घटा है, चाइना का शेयर बढ़ रहा है। इसके बावजूद सी राजा मोहन बताते हैं कि यूएस का शेयर G7 में अभी भी 24% है, जो पहले भी था। तो बेसिकली डिक्लाइन जो हुआ है इकोनॉमिक वो यूरोप का हुआ है, यूएसए का नहीं हुआ है। तो ये दोनों इशू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो यूरोप का है वो और सिक्योरिटी प्रॉब्लम, दोनों ही जो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है इसमें यूएस लीड वेस्टर्न ऑर्डर को और ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि जब रसिया अगर यूक्रेन को इन्वेड करा तो फिनलैंड जो एक न्यूट्रल कंट्री था, स्वीडन एक न्यूट्रल कंट्री था, वो दोनों नाटो को ज्वाइन कर लिया। तो अल्टीमेटली वो एक तरह से यूएस के लीडरशिप में वो उसके तरफ टिल्ट हो गया। अनलाइक जो रसिया सोचा था कि हम एक
जो पेरिफेरल कंट्री है उस पर दबाव डालेंगे कि वो नाटो को ज्वाइन नहीं करे। और वो लोग हिस्टोरिकली, स्वीडन हिस्टोरिकली न्यूट्रल रहा है, इसके बावजूद जो है वो ज्वाइन कर लिया नाटो को। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो नॉलेज क्रिएशन है, खासकर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो अभी भी यूएस में ही ज़्यादा हो रहा है। अभी ओपन एआई जो है वो बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा, चैट जीपीटी है, चाहे बार्ड है गूगल का, तो ये सारा चीज़। और कोई भी टेक्नोलॉजी कंपनी अगर हम देखें तो मेजर, वर्ल्ड का मेजर जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो या तो यूएस ओन्ड है या यूएस ओरिजिनेटेड है। तो जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है अमेरिका का, वो अभी भी इंटैक्ट है। और साथ में अगर देखा जाए तो इंडिया में भी भले ही हम लोग अपने ग्रोथ या ग्रोइंग पावर को हम लोग फील कर रहे हैं या एक्नॉलेज समझ रहे हैं, इसके बावजूद भी एक लार्ज चंक ऑफ पीपल जो है अभी भी यूएसए और यूरोप जाना चाहता है, जो कि उनके टैसिट अपील को बताता है। और वैसे भी अगर अमेरिका का जो हार्ड पावर जो है वो ठीक है, अपने जगह पे है, लेकिन सॉफ्ट पावर उसका बहुत ज़्यादा है। और सॉफ्ट पावर उसका इतना ज़्यादा है कि वो एक अपील क्रिएट करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। चाइना, यूएसए में इतना टैलेंटेड लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ एक अपील है, वहाँ पे एक लोगों को लगता है कि वहाँ पे जाके हम अपना पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं, अमेरिकन ड्रीम का पार्ट बन सकते हैं। तो वो पहले तो था ही, अभी भी वो है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये सारा चीज़ से यही कंक्लूजन निकलता है कि दिल्ली को अपना ग्लोबल पावर हायरार्की में अपने आप को ऊपर करना है, और इसके लिए दिल्ली को यूएसए का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और भले ही हम अपने आप मतलब वेस्टर्न यूएस लीड ग्लोबल ऑर्डर जो है वो डिक्लाइन में हो या वो घट रहा हो, इसके बावजूद भी हमारे लिए अभी के समय में यूएस लीड वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ज़्यादा बेटर है रैदर की चाइना या रसिया लीड वर्ल्ड ऑर्डर, जिससे कि हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यही चीज़ इसमें बताया गया था। ये आर्टिकल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करा है। ये बेसिकली जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आया है, ड्रिवन इनटू डार्कनेस, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का एक रिपोर्ट आया है ड्रिवन इनटू डार्कनेस, और जो कि ये बताता है कि जो हमारा सोशल मीडिया, और ख़ासकर इसमें टिकटॉक का एग्जांपल दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह जो है वो इस तरह से अपने एल्गोरिदम को डिज़ाइन करता है कि वो एडिक्टिव है, खासकर बच्चों के लिए। तो एक बार जो लोग यूज़ करने लगेंगे वो यूज़ करते रहेंगे। और पहले तो और ये चीज़ सही नहीं है, इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो रहा है। वैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना भी शुरू करा है, लेकिन इस आर्टिकल में ये कहते हैं कि ये जस्ट लाइक टोबैको कंजम्पशन जैसा हो गया कि टोबैको, जो लोग पहले टोबैको कंपनी वगैरह जो है वो अपने आप अपना एडवर्टीजमेंट दे के उसके साइड इफेक्ट, उसके जो बैड इफेक्ट्स है उसको नॉर्मलाइज करके, और पहले टोबैको लोगों को आदत डलवाया, और जब बाद में जब लोगों को आदत हो गया उसके बाद क्या किए कि जब उसका साइड इफ़ेक्ट विजिबल होने लगा, दिखने लगा, तो जब उसको डिनाई करना इम्पॉसिबल था, तब लोग इसको मिटिगेशन के लिए या हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डोनेशन वगैरह देना शुरू करा। ऑल्दो लेटर बाद में जब 1950s में ये सब चीज़ हुआ था, बाद में जब ये लगा कि नहीं टोबैको का इल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके एडवर्टीज़मेंट वगैरह पे कंट्रोल किया गया। उसके बॉक्स पे जो है मार्किंग वगैरह 60% 70% जो है वो वार्निंग वाला दिखाना पड़ा। बहुत सारा चीज़ हुआ। एक एग्जांपल वो लिया गया था, दूसरा एग्जांपल क्लाइमेट चेंज का लिया गया था, जिसमें क्लाइमेट में इसमें कहा गया कि किस तरीके से यहाँ पे कॉरपोरेट को यूज़ करा है। हम लोग एक्सप्लिसिटली कॉरपोरेट को नहीं टारगेट करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में कभी इस तरीके का आउटलुक नहीं अपनाना है कि वो हम किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड हो। ऑल्दो जो लोग होंगे ही, लेकिन हम मानते हैं कि आप ना ही राइट लीनिंग होइए ना लेफ्ट लीनिंग होइए, मोर ऑफन देन नॉट
सेंट्रिस्ट अप्रोच अपनाइए और वो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी के लिए ज़्यादा बेटर है। वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपके सिलेक्शन में वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यही इसमें आर्ग्यूमेंट है मोरलेस, इसके अलावा इसमें कुछ खास और ज़्यादा दिखा नहीं। ये पूरे आर्टिकल में एक ही चीज़ कहना चाहते हैं और उसके लिए ये 3 4 5 एग्जाम्पल लिए हैं। ये आर्टिकल बता रहा है कि जो दुनिया का जितना ग्रेट लीडर है, लीडर कोई ज़रूरी नहीं पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो एक्टर हो, जो भी लीडर है उसमें जो उनका कोर कैपेबिलिटी है, यानी कि जो इसको बोलते हैं डोमेन नॉलेज, जिस फील्ड में है उनको उसका डोमेन नॉलेज है कि नहीं है, और दूसरा स्टोरी टेलिंग, उनका सॉफ्ट मतलब ओरेटरी बोलते हैं उसको, स्पीकिंग स्किल या स्टोरी टेलिंग जो है वो कितना अच्छा है। अगर इसी दोनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट, और इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल ये है, जैसे टेलर स्विफ्ट जो है वो 2023 में 66 लाइव कंसर्ट करी और इस कंसर्ट में ग्रॉस जो है रेवेन्यू $1 बिलियन जनरेट हुआ। और इनफैक्ट इतना ही नहीं हुआ, जहाँ पे ये कंसर्ट हुआ वहाँ का लोकल बिजनेस बूम करने लगा, वहाँ का होटल बिजनेस बूम करने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा इसको टेलर इफेक्ट भी कहा जाता है कि जहाँ पे टेलर स्विफ्ट का कंसर्ट हुआ वहाँ का इकोनॉमी ग्रो करने लगा। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि टेलर स्विफ्ट से अच्छा सिंगर वहाँ नहीं है, या टेलर स्विफ्ट सबसे अच्छा गाती हैं। इसका रीज़न ये है कि वो अपने पर्सनल लाइफ को भी उसके साथ शेयर करा और उसके कारण से लोग उससे रिलेट करने लगे। और यही एग्जाम्पल जो है और भी लोगों का, जैसे कि सैम अल्टमैन का एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे विराट कोहली का एग्जाम्पल लिए हैं, और मोस्ट नोटिसेबल जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी मेंशन किया गया है कि उनका ओरेटरी और उनका जो पर्सनल, मतलब प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल अपील है, वो पर्सनल उसका स्टोरी टेलिंग जो तरीका है उनका, उसको लोग बहुत ही पसंद करते हैं और इस कारण से उनका अपील बहुत ज़्यादा है। और यही चीज़ पूरे आर्टिकल में बताया गया है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हमको नहीं लगता है। हाँ, इसमें इथिक्स वगैरह में कुछ कंटेंट इसका फॉर्डर हो सकता है, बट और ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग एक्सप्लेन्ड पेज पे चलते हैं। एक्सप्लेन्ड पेज पे ये पूरा आर्टिकल में एक ही चीज़ बता रहा है कि USA जो है वो जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो फंड क्रिएट करा गया था कैपिटलाइजेशन के लिए, उसमें लॉस एंड डैमेज फंड उसका पहले जो है था क्लाइमेट चेंज फंड, या उसका कुछ और नाम था, लॉस एंड डैमेज फंड जो है उसमें USA कंट्रीब्यूट बहुत कम कर रहा है। और चूँकि USA का जो शेयर है इमिशन में 1980 से 2021 तक जो है वो 20% के करीब था, और इस कारण से सिग्निफिकेंट इमिशन में चूँकि कंट्रीब्यूशन है, तो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के थ्रू USA को लार्ज चंक जो है वो लार्ज चंक जो है लॉस एंड डैमेज फंड में देना चाहिए, जिससे कि जो कमज़ोर या पिछड़ा देश है वो उस फंड को यूज़ करके क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, या तो टेक्नोलॉजी दे दिया जाए डेवलप कंट्री के द्वारा, या पैसा देके, और उस पैसा से हम लोग टेक्नोलॉजी को ख़रीदें और उससे जो पीछे वाला कंट्री है वो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करके और क्लीनर टेक्नोलॉजी की तरफ स्विच करें। तो मोर और लेस यही है, इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं है। इस आर्टिकल में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, तो ये बेसिकली अभी रिसेंटली गोल्डी बरार जो है इसको गोल्डी बरार जो है अभी सिद्धू मूसावाला के मर्डर में इसका नाम है, और ये इसको UAPA के थ्रू डेजिग्नेटेड टेररिस्ट में किया है। और इसमें बेसिकली बताया गया है कि टेररिस्ट कौन होता है। तो टेररिस्ट का तो डिफाइन टेररिस्ट को UAPA के थ्रू नहीं किया गया है, लेकिन उसमें टेरर एक्ट के बारे में बताया गया है कि टेररिस्ट एक्ट एज इट डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट एज एनी एक्ट कमिटेड विथ इंटेंट टू थ्रेटन और लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, और विथ इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और likely to strike terror in people or
एनी सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। तो इसमें टेरर एक्ट को डिफाइन किया गया है और जो लोग इस टेरर एक्ट को करेंगे वो लोग टेररिस्ट होंगे। 2019 में 2004 में पहले ये जो था वो अनलॉफुल एक्टिविटी सिर्फ सेसेशन के लिए था, यानी अगर सेसेशनिस्ट मतलब कि अलग होने वाला, जैसे जम्मू कश्मीर वगैरह में था, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी था, खालिस्तानी वगैरह भी सेसेशनिस्ट का मतलब अलग अपना देश बनाना चाहते थे, तो पहले उसमें यही था। बाद में 2004 में एंटी टेरर वाला जो प्रोविज़न था उसको ऐड किया गया और 2019 में इसमें फर्दर अमेंडमेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी इंडिविजुअल को जो है टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है। तो इसमें यही है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ स्पेशल हमको नहीं दिखा। ये भी साउथ कोरिया में जो है अभी अपोजिशन लीडर पे अटैक हुआ है उसी का बताया हुआ है, इसमें कुछ खास नहीं है। इस वाले में अभी जो राम टेम्पल है वो उसमें 3 स्कल्पचर को जो चूज़ किया गया है, अरुण योगीराज और 2 और है, एक है GL भट्ट बेंगलोर के हैं और एक सत्यनारायण पांडे राजस्थान के हैं। ये तीनों लोगों को सेलेक्ट किया गया है और इन्हीं तीनों के द्वारा बनाए गए मूर्ति को जो सैंक्टम सैंक्टोरम जो बोलते हैं, यानी कि गर्भगृह जिसको हिंदी में बोलते हैं, अयोध्या जो टेम्पल का गर्भगृह होगा उसमें इनका मूर्ति रखा जाएगा। एक सेलेक्ट होंगे और बाकी जो 2 होंगे उनका मूर्ति कैंपस में ही रखा जाएगा। तो यही है इसमें। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोहम्मद यूनिस जो है उनको जेल हो गया है और उसका पूरा बैकग्राउंड बताया गया है। सब मोहम्मद यूनिस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन कहाँ हुआ था, और उसके बाद ये यूएसए से पढ़ के जब आए तो वर्ल्ड में सबसे पहले माइक्रो क्रेडिट जो है यही शुरू करे थे। और जितना अभी माइक्रो फाइनेंस का जो भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी या बैंक खुला हुआ है छोटा छोटा, अपने यहाँ भी बंधन जो था वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था जो बाद में बैंक का उसको लाइसेंस दिया गया। तो माइक्रो फाइनेंस की एक तरह से ओरिजिनेटर हैं और इसी के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज़ 2006 में भी दिया गया था। और ये ग्रामीण बैंक भी इस्टेब्लिश करे। पहले जब माइक्रो फाइनेंस जब कुछ पायलट प्रोजेक्ट करे थे वो अच्छा रहा, तो ये ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश करे थे 83 में। और यही जो मोहम्मद यूनिस हैं यही वहाँ के ग्रामीण टेलीकॉम नाम का एक कंपनी खोले जो कि वहाँ का सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट ही है सबसे। एक्चुअली हसीना गवर्नमेंट से इनका पंगा इसलिए है कि ये पहले एक अपना पार्टी फ्लोट करना चाहते थे। तो जब पार्टी फ्लोट करना चाहते थे 2009 से पहले ही, और उसके कारण से क्या हुआ कि ऑब्वियस बात है जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है उसको अच्छा नहीं लगेगा कोई नया पॉलिटिकल पार्टी अगर आएगा तो उसी समय से इनका रिलेशन जो है शेख हसीना से ख़राब था। और चूँकि उस समय के बाद से शेख हसीना ही पावर में कॉन्टीन्यूसली रही है पूरे 2 टर्म से, तो इस कारण से जो है शेख हसीना जो है थोड़ा सा इनसे नाराज़ टाइप की है। और बहुत ही मतलब इनका जो चार्ज एकदम नॉमिनल चार्ज वगैरह है कि कंपनी को जो है एम्प्लॉय को परमानेंट बनाया गया लेकिन उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट नहीं दिया गया, ये सब ट्रिवियल चार्जेस है। वैसे 6 महीने का ही इनको ये, लेकिन इन पे 150 केस करा गया है। यहीं इसी आर्टिकल में लिखा गया है कि इन पे 150 केस करा गया है। और इतना मतलब छोटा छोटा चार्जेज है जिसको कि आराम से सेटल किया जा सकता था, बट ये एक निगेटिव गवर्नमेंट का कह सकते हैं डिसीजन है। तो ये एक्सप्लेन्ड में यही है। आज के वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड न्यूज़ में अगर हम देखा जाए तो जो जापान में एक सीवियर अर्थक्वेक आया था 1 जनवरी को और उसमें 55 लोग मर गए हैं, उसी के बारे में मोरलेस है। इसके बाद टोक्यो में जो है एक एयरपोर्ट जो है वो लैंड करके एयरपोर्ट पे जो लैंड कर रहा था वो कोलाइड कर गया, उसमें 300 से ज़्यादा लोग मर गए हैं।
हमास वाला लड़ाई जो है वो तो चल ही रहा है। इसके अलावा कोई ऐसा, पीटर मुगाबे जो है इनका डेथ हो गया है। तो रशियन मिसाइल, ये सब रेगुलर न्यूज़ है, कोई अलग न्यूज़ नहीं है जिसमें कि बहुत ज़्यादा ये हो। तो इसको एक बार देख लेना है